हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो 8 AM पे स्टार्ट होगा वो। ठीक है। प्रतीक सर, आपको जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल भेजा है व्हाट्सएप पे, कोर्स प्लानर वापस से मैं रीसेंड कर दूंगा इन केस किसी के पास अगर नहीं आया है तो। प्रतीक सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे। फिर इवनिंग क्लासेस में नीलप सर जो होंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन पढ़ाएंगे। एंड द लास्ट क्लास विल बी फॉर द फिजिक्स, और आफ्टरनून में आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है। देखो, ये जो वीक होगा थोड़ा सा अभी, इस वीक में आपको कोशिश करना है। देखो, आपके लिए टीचर अभी नए होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आप थोड़ा सा भरोसा रखोगे कि ये टीचर्स जो अभी आए हैं आपके लिए काफी एक्सपीरियंस टीचर है। ठीक है। और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि मैं इन सब टीचर्स को लास्ट पिछले 8-10 साल से जानता हूँ और ये काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट भी इन्होंने निकाला है। ठीक है। स्पेशली सिर्फ आपकी बैचेस के लिए इनको सिलेक्ट मतलब लिया गया है, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से अच्छा निकले। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान सुनना। देखो, एक तो पहली चीज, ये ड्रॉपर्स बैच है। ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने हैं, लेकिन उसमें भी बीच में थोड़ी बहुत छुट्टियां आएगी, दिवाली की वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ओवरऑल जो दिन गिने तो लगभग 90 से 100 दिन है ऑन एन एवरेज। ठीक है। ठीक है। 100 दिन भी मानो आप, तो उन 100 दिन में हमको पूरा केमिस्ट्री का ये एक पोर्शन निपटाना है, एक फिजिक्स का पोर्शन निपटाना है, मैथ्स का पोर्शन निपटाना है। तो तभी निपट पाएगा जब आपकी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। ठीक है। देखो, अगर मान लो मैं स्लो चलाऊंगा कि एकदम बारीकी से एक एक चीज को बहुत डिटेल में मैं पढ़वाऊंगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो मेन उद्देश्य वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने अब तक जेई मेंस लास्ट ईयर भी दिया था, जिन बच्चों ने नहीं भी दिया है तो उनके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि जेई मेंस में क्या रहता है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम क्या छोड़े हैं। ठीक है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हर चैप्टर का बेसिक हमको आना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि जेई मेंस क्या करता है कि उसका जो इजी और मीडियम लेवल रहता है वो हमारे लिए करना आसान रहेगा वो, लेकिन वो किस चैप्टर से आएगा ये हमको आइडिया नहीं रहता है। इसलिए हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम हर चैप्टर का बेसिक अच्छे से कर लें। ठीक है। मेंस मेंस की बात कर रहा हूँ। एक बार आपने मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो आप सिक्योर हो जाओगे। अभी से एडवांस का नहीं सोचना है आपको, वो काम टीचर का सोचना है कि कैसे आपको एडवांस की तैयारी करनी है। पहला आपका बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि आपके बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर के क्लियर हो, ताकि आपका मेंस लेवल कम से कम 95% के ऊपर निकले, और आराम से निकलेगा अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली। ठीक है। तो पहला अपना टारगेट यही होगा कि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट अपना बहुत अच्छे से चला जाए। एडवांस के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तैयारी चलती रहेगी, और फाइनली जब एक बार एडवांस आ जाएगा हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। लेकिन अभी आपके एंड पे ये टारगेट होना चाहिए, अगर आपका मेंस पोर्शन बेसिक पोर्शन वीक है, तभी आप अपने मेंस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। तो उसके लिए आपको देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड, स्पीड मैं नहीं कहूंगा स्पीड ज्यादा रहेगी, तेज स्पीड इस तरह से रहेगी कि आपको समझ में भी आ जाए, और ज्यादा स्लो भी ना हो, ज्यादा फास्ट भी ना हो। ठीक है। अब उसमें क्या करना होगा, सबकी तरफ से ये होना चाहिए कि आपको एक तो कंसंट्रेट होकर बैठना होगा। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे सर ने मान लो कोई चीज समझाई या फिर मैंने कोई चीज समझाई, अच्छे से धीरे से समझा दिया, और आपका ध्यान मान लो इधर उधर हुआ, आपका नेटवर्क वीक हुआ, या फिर मान लो आप कुछ और कर रहे, तो फिर आप वापस बोलो कि सर वापस समझा दो। तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, आपका तो टाइम वेस्ट होगा ही, उसके साथ साथ बच्चे हुए जितने बच्चे हैं उन सबका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना। पहली चीज, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है। सर जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो, ताकि आपका कोशिश रहे कि एक बार में समझ में आए। दूसरी चीज, आपको ऑलरेडी शेड्यूल शेयर कर दिया गया है। ठीक है। प्लानर जो कि है वो शेड्यूल लगभग शेयर कर दिया गया है, ऑन एन एवरेज वैसे ही चलेगा। ठीक है। तो आपको प्री रीडिंग करके आना है क्लास में। प्री रीडिंग इन द सेंस कि जो भी चीजें क्लास में कवर हो रही है वो पहले से थोड़ा सा बहुत पढ़ के आ जाओ। ठीक है। ताकि आपको क्लास में उस चीज का और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब अपने एंड पे आपको मेहनत करके क्लास में आना होगा। जितनी आप थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आओगे, ध्यान से कंसंट्रेट होकर क्लास में सुनोगे, नो डाउट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अभी इनिशियल इस वीक के लिए हो सकता है मैं आपके ऑडियो ऑफ रखूं, अगर देखते हैं क्लास का माहौल कैसा रहता है। अगर मान लो ज्यादा ही बच्चे आ गए हो, तो अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो ऑडियो को ऑफ करना पड़ेगा। आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मान लो अगर क्लास नॉर्मल चली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, तो मैं धीरे धीरे ऑडियो भी ऑन करवा दूंगा। ठीक है। जैसा हम पहला करते थे,
पहले आप ध्यान से पढ़ो, सुनो ध्यान से, फिर आपको डाउट आ रहा तो अपना हैंड रेस करो, सर अपने आप पूछ लेंगे, क्या आप अपना डाउट पूछ लो। अदरवाइज चैट बॉक्स में आप लिख ही सकते हो अपने अपने डाउट्स। बस कोशिश यही करना है कि अभी थोड़ा सा एक बार टीचर्स के साथ थोड़ा गेट हो जाओ कि हाँ, इनिशियल ये 1 वीक आपको टाइम लगेगा कि टीचर के साथ ऐड होने में, या फिर क्योंकि टीचर्स आपके लिए नए होंगे, लेकिन थोड़ा उनको भी टाइम दो, ध्यान से सुनो और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, मोहम्मद साहिल, अकॉर्डिंग टू द प्लानर मेनी चैप्टर आर नॉट देयर। अगर आप प्लानर को ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स के प्लानर में कुछ भी चैप्टर नहीं छूटे, केमिस्ट्री का प्लानर में लगभग 90% कवर है, फिजिक्स के प्लानर में कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, तो वो उसका मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि वो चैप्टर हो सकता है आपके साइड बाय साइड अलग कवर हो, क्योंकि फिजिक्स का प्लानर ऑलरेडी दिसंबर तक जा चुका है। तो कुछ पोर्शन जो फिजिक्स का छूटा हुआ है, फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स छूटा हुआ है, ठीक है, ईएम वेव्स छूटा हुआ है, तो वो पोर्शन आपका मैं साइड बाय साइड अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करूँ, ठीक है। बाकी आप इस बात की निश्चिंत रहे कि आपका कुछ छूटेगा या नहीं छूटेगा, आपका इतना पोर्शन जरूर पूरा कवर हो जाएगा कि आपको कुछ भी ना छूटे, ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा चिंता है आपसे, क्लियर है। तो इस बात की आप टेंशन मत लो कि आपको कुछ पोर्शन छूटेगा यार, आपको कुछ चीज नहीं कराई जाएगी, आपको क्लास में हर चीज कवर कराई जाएगी। इसलिए उस चीज पे दिमाग मत लगाना कि ये पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस में इस चैप्टर में वो छूट गया वो छूट गया। आपका काम है क्लास में ध्यान से सुनना एंड जो मॉड्यूल आपको दी जाएगी उसको अटेम्प्ट करना। अवंती की मॉड्यूल की पीडीएफ मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, जिस भी चैप्टर की चलती रहेगी, और होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरे सारे चैप्टर की इकट्ठी मॉड्यूल एक साथ शेयर कर दूंगा। हर दिन आपको आपके जो टीचर्स होंगे वो उस मॉड्यूल से आपको होमवर्क देंगे। इनकेस अगर मान लो होमवर्क कभी नहीं आया तो आपको पता है कि भाई ये चैप्टर आज कवर हो तो मुझे उसका होमवर्क करना है, मोस्ट प्रोबेबली टीचर आपको होमवर्क बता देंगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। लेकिन फिर भी इनकेस अगर मान लो होमवर्क नहीं मिलता है तो आपको पता ही है कि वो चैप्टर का आज कवर हुआ, मुझे वहां से मॉड्यूल सॉल्व करनी है। आप सब एक ही मॉड्यूल को फॉलो करना। अगर आप यहीं पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो प्लीज उसी मॉड्यूल को फॉलो करना। इनकेस अगर आप कहीं और भी जा रहे हो, कहीं और की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर यहीं पे आप क्लासेस कर रहे हो तो एक ही मॉड्यूल को फॉलो करना, क्योंकि उसी का डाउट डिस्कशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी डाउट्स आपके नॉर्मल ग्रुप में मत पूछना, जैसे ये क्लास इस वीक तक चलेगी आपकी अटेंडेंस ऑब्जर्व होगी, ठीक है, कि हम आप कौन से बच्चे ज्यादा रेगुलर है, उन बच्चों के लिए मैं अलग से डाउट डिस्कशन ग्रुप बनवा दूंगा, ठीक है। उस डाउट डिस्कशन ग्रुप में आप अपने अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए एक डाउट डिस्कशन ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए होगा फिलहाल कि जो बच्चे रेगुलर हैं, ठीक है, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सब, ठीक है। हाँ, इसी बैच से जेई निकल जाएगा गारंटी से, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही जगह जाओ, लेकिन एक जगह अच्छे से करो। अगर आप ऑलरेडी कहीं जा रहे हो तो फिर वहीं से करो। ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे भी अटेंड करो, कहीं और ट्यूशन पे जा रहे हो वहां पे भी जाओ, या फिर कहीं और कोचिंग जा रहे हो वहां से भी अटेंड करो। 10 जगह जाओगे तो नहीं होगा, किसी एक चीज को फॉलो करो और अच्छे से फॉलो करो। अगर आप अवंती में आ रहे हो तो नो डाउट इस वीक को आप देखो अच्छे से, सारे टीचर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपके लिए बेस्ट टीचर सिलेक्ट किए गए, ठीक है। नो डाउट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और अच्छे से अगर आप मतलब भरोसा करके पढ़ोगे और टाइमली होमवर्क करोगे ना तो आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यही कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमको बहुत अच्छे से निकालना है, कोशिश करना है कि अपना हर कोई यहाँ पे 95 परसेंटाइल ऊपर निकाल के लाए। ऑलरेडी आप 1 साल पढ़ चुके हो और आपको पता है आपने लास्ट ईयर क्या गलतियां करी है, इस बार वो सारी गलतियां रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। आपका अगर आप शेड्यूल देखोगे तो फर्स्ट क्लास आपका 8 से लेके 9:20 तक चलेगा लगभग, फिर 9:20 से लेके 4 बजे तक आपके पास आपका ये फ्री स्लॉट है। इस फ्री स्लॉट में आपको अपना फ्री टाइम स्टडी करना है, जितने भी तीनों सब्जेक्ट का जो होमवर्क है उसको 3 पार्ट में बांट के उसको निपटाना है, ठीक है। होमवर्क इन द सेंस, होमवर्क में आपको क्या करना है, क्लास के नोट्स को अच्छे से समझना है पहले, उसके बाद जो मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना भी आपने कर लिया तो बहुत है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्लियर है। और धीरे अगर जो भी डाउट्स आए मतलब यहाँ से रिलेटेड, जैसे मान लो आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो वो सारे डाउट्स आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। कोई भी मतलब अवंती से रिलेटेड इशू आ रहे हैं वो सारे डाउट आप मुझसे पूछोगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड इशू आप अपने अपने टीचर से पूछना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है लॉग इन करने में या फिर जो भी दूसरे इशू है, वो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट आप ज्यादातर तो जानते होंगे ना, कोई नए बच्चे भी हैं जो न्यू है? सबको समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने? Yes, sir. ठीक है, अच्छे से पढ़ना बच्चों, मेहनत करना और भरोसा रखना कि बहुत अच्छे से कराया जाएगा आपको, ठीक है। बस कंसंट्रेट होकर सुनना, ध्यान से पढ़ना, नोट्स जो भी साइड बाय साइड बनाना है। आपको नोट्स की पीडीएफ आपको ग्रुप में लेक्चर के बाद शेयर कर दी जाएगी,
इसलिए पहला पहला कंसंट्रेशन इसी बात पे रखना कि आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर घर जाके आप क्लास के बाद आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगे उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहना, ठीक है। लेकिन क्लास में ध्यान से सुनना, कोशिश करना अच्छे से, और प्लीज डिस्टर्बेंस बिल्कुल मत करना, और कोशिश करना जेन्युइन डाउट पूछो, ऐसे डाउट पूछो कि हाँ अच्छे भी हो, क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आई थिंक प्रतीक सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रतीक सर आपको हाँ रिकॉर्डिंग्स और क्लास की सारे नोट्स आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं भी थोड़े टाइम बाद बिटली लिंक क्रिएट कर दूंगा, उसमें हर लेक्चर के नोट्स और रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। उस सब की चिंता मत करो, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट है किसी को? टेस्ट सीरीज का भी मैं आपको आज शाम तक आपकी पूरी टेस्ट सीरीज प्लान होके आ जाएगी। उसमें डेट वाइज ये पता चल जाएगा आपका कौन सा टेस्ट कब होगा। पूरी ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज है वो आपको आज शाम तक उसका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है। प्रतीक सर आप आ गए हैं क्या? हेलो? एक मिनट ना। सब लोग बाकी अपने अपने नोट्स निकाल लो, कॉपी वॉपी निकाल लो, जो भी इसमें भी आपको लिखना करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन। सर हर्षित आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है जी सर। ठीक है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर शायद उस अकाउंट से होगी, एक बार आप चेक कर लेना ना। नहीं, मैंने इसको पोस्ट कर लिया सर, हो जाएगा इससे। ओके 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 सर, ओके। एक मिनट। तो आई गेस अब सबको स्क्रीन आ रही होगी मेरी। एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए सब लोग। और ये अपने माइक्रोफोन बंद कर लेंगे आप सब लोग। आज बेसिकली हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल चैप्टर है, ताकि हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ सके। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्वांटम नंबर्स है, जो कि प्लेनर में आप लोगों ने देखा होगा। कोई बता सकता है क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्या काम आते हैं क्वांटम नंबर्स? सर एल एम एन शेप बताते हैं। हम क्वांटम नंबर बनाते हैं, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर वो बताता है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। सो बेसिकली जो क्वांटम नंबर यूज होते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में होता है। सबसे बेसिक पर्पज ये है क्वांटम नंबर का। शेप, साइज, एनर्जी, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले अगर बेसिक से बात करें तो क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के सब शेल में किस ओरिएंटेशन के साथ है, वो आपको बताएंगे क्वांटम नंबर्स। ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। जैसे एटम होता है, एटम के अंदर शेल्स होते हैं,
और शेल के अंदर सब शेल रहते हैं। हर्षित सर, हाँ सर, हाँ। हर्षित, आप एक बार आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, आप उनको अलाउ कर लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ मैं कर देता हूँ सर, ओके। एटम के अंदर शेल रहेगा, शेल के अंदर सब शेल रहेगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल रहेगा, एंड ऑर्बिटल के अंदर रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सीक्वेंस को अपने को फॉलो करना है हमेशा, कि एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो अगर हम डेफिनेशन लिखें क्वांटम नंबर की कि क्या बताने वाले हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं कि दिस क्वांटम नंबर, Qn stands for quantum number, describes location and energy associated with an electron in an atom, and each electron is designated by set of 4 quantum numbers. सबको स्क्रीन मतलब लैग नजर आ रहा है क्या स्क्रीन में थोड़ा सा? यस सर। यस सर। ओके, अभी तो ठीक है सर, एक बार आप वापस ट्राई कीजिए, पर स्टार्टिंग में थोड़ा लैग आ रहा था, मतलब आप जो बोल रहे लिख रहे थे वो थोड़ा देर बाद दिख रहा था। आई थिंक अभी थोड़ा शायद क्लियर होगा, एक बार आप वापस एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। सेकंड रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट किया जाएगा। थर्ड रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M से डिनोट करेंगे। और लास्ट रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये क्वांटम नंबर ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? कुछ तो मैथमेटिकल कोई फंक्शंस होंगे जिनसे ये क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए होंगे। तो आई गेस आप सब लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम सुना होगा। यस सर। तो ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर है N, L, M, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। और ये जो लास्ट क्वांटम नंबर है ये हमने आर्बिट्रेरी चूज किया है, इसका श्रोडिंगर से कोई लिंक नहीं है। अब ये चूज करने की जरूरत क्या पड़ेगी वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं होता है। तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे। आप लोग नोट्स साथ साथ बना रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं हर्षित सर? हाँ सर, आप जैसा बच्चों को बोले आपके हिसाब से, क्या इनको साइड बाय साइड ही बनवाना है ना, मतलब एक सुनते हाँ जाओ साथ लिखते साथ ही जाओ, बनाओ राइट? तो नोट्स छोड़ के। जी जी।
तो बच्चों आप लोग देखो, ये सर स्क्रीन पे इसलिए एक एक चीज को आपको लिख लिख के समझा रहे हैं, इसलिए आपके लिए भी यही रहेगा कि आप साइड बाय साइड आपको टाइम मिल जाएगा सफिशिएंट कि आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, और सुनते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, डाउट आए तो हैंड रेस कर देना। ठीक है, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो इसलिए नोट्स अच्छे से बनाते जाओ ताकि अभी काम हो जाएगा, टाइम बाद में क्लास के बाद टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आई गेस सबने लिख लिया होगा, अगर किसी का रहता है तो हैंड रेज कर दीजिए कोई। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम डिस्कस करते हैं, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बताइए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें क्या बताता है? कोई भी एक दो बच्चे बोलिए। शेल नंबर। शेल नंबर। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बता सकता है हमें? शेप। शेप। शेप कैसे बताएगा? अच्छा, आप लोगों ने जैसे बोर मॉडल पढ़ा हुआ है, उसमें आप एनर्जी निकालते थे, वो क्या होती थी? -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जैसे मान लो अगर आप हीलियम या जैसे He+ के लिए बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो Z तो फिक्स हो गया ना उसके लिए। तो एनर्जी यस डिसाइड कौन सर। करेगा? एन ही तो डिसाइड करेगा एनर्जी। यस। या फिर आप जो रेडियस निकालते थे, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? 0.53 पिकोमीटर इंटू n² बाई जेड। हाँ, क्लियर है? ये पिकोमीटर में होता था कि एंगस्ट्रॉम में होता था? एंगस्ट्रॉम होता था सर, एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो यहाँ भी एन का यूज आ गया ना। और वेलोसिटी 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 फॉर्मूला बताइए। उसमें जेड बाई एन आएगा फॉर्मूले में। तो यानी कि जो जेड बाई एन प्रिंसिपल, होता था, मतलब प्रोपोर्शनल। हाँ, तो मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपको एनर्जी बता सकता है, रेडियस बता सकता है, और शेल में इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा होगा वो आपको स्पीड बता सकता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकता है। ये बात समझे? तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? सर ये तो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है ना, ये सारे फॉर्मूले तो। इट टेल्स अस अबाउट, तो फिर हम n+l रूल से एनर्जी चेक करेंगे, वो आगे बताएंगे। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आपको मैं कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बता सकता है। क्लियर है? इट टेल्स अस अबाउट ओके सर। filling of electron in a shell, और ब्रैकेट करके लिख लेंगे एनर्जी लेवल और ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल। इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया बोर्स मॉडल के हिसाब से। दूसरा, अब रेडियस अगर बता देगा तो मतलब साइज बता दी उसने भाई। अगर हमें रेडियस पता चल यस। जाएगी तो साइज पता चल जाएगा ना। साइज कह लो या वॉल्यूम कह लो। यस। तो also deals with,
4 जिसका रह जाए नोट करना वो बोल देना भाई, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज n क्या हो सकती हैं? क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? जीरो नहीं हो सकती लेकिन इनफाइनाइट हो इनफिनाइट सकती जरूर है, हो ठीक सकती है। बात है। तो क्या लिखेंगे? n कैन हैव एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 1। सर आप लिख रहे हो कुछ? ये समझे? सबको स्क्रीन जो है परफेक्ट सिंक्रोनाइज हो रही है ना सबके साथ? सर सर बट पीरियोडिक टेबल में जो Yes, हमारे sir. एलिमेंट्स होते हैं वो तो फिर सर n की वैल्यू 4-5 तक ही होती है ना, मतलब 7-8 तक। हाँ होती तो, एक मिनट, मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना चाहिए पहले तो। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो उस अकॉर्डिंग बनाई गई है जितने एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं, समझे? जो ओके सर। ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है, ऑर्बिटल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम का, किसी न्यूक्लियस के अराउंड, वो कहीं भी हो सकता है उसके अराउंड, उसने कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं करी है। और जिस स्पेस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के होने को, उसी स्पेस को हमने ऑर्बिटल बोल दिया। फिर बात समझे? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, बोर क्या कहता था कि जैसे भाई ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, लेकिन ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ये थोड़ी कहता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है ऐसा हमेशा। वो तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है स्पेस में। खैर इन चीजों पे आएंगे धीरे धीरे पीरियोडिक चैप्टर में हम डिस्कशन करने के लिए। ये पॉइंट समझ में आया कि n की वैल्यू जो है 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि एक एटम में इन्फिनिट शेल्स हो सकती हैं। जरूरत क्या है कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भरने के लिए उतने, तो जितनी शेल्स होंगी उसके उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं n की वैल्यू, और यहाँ पे हम कहेंगे शेल नेम, जो आप लोग 10th क्लास में करते थे। n1 2 3 4 लेट्स से 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये k शेल हो गई, ये l, ये m, ये n, ये o। इसके बाद भी अगर चलाना है तो p q r s, इस तरह से। तो हम पीरियोडिक टेबल में कहां तक यूज करते हैं n की वैल्यू, कोई बता सकता है? जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है अभी फिलहाल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने n की कितनी मैक्सिमम वैल्यू फिल कर रखी है? 7 5 तक। 7 7 बन जाएगा ना। जैसे मान लो आपको कहेगी पोलोनियम की कॉन्फ़िगरेशन यस लिखो, सर। पोलोनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पोलोनियम का पहले तो एटॉमिक नंबर बताइए कितना होगा? एटी फाइव सर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्या होगी? पोलोनियम का 85 होगा एटॉमिक नंबर, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। यस सर। 84। 84। 84 लग रहा है मुझे तो। अच्छा, पोलोनियम, पोलोनियम के बाद कौन आएगा? अस्टेटाइन। नहीं नहीं, मतलब नीचे एक, जैसे ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करूं,
अब नीचे कौन आएगा पोलोनियम के बाद? नीचे यहाँ पे लिवरमोरियम। हाँ लिवरमोरियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया भाई। इसका कितना होगा? 16। इसका सेलेनियम का कितना होगा? भाई सेलेनियम का 34। एटॉमिक नंबर बोलो। 34। इसका टेल्यूरियम का 52। 52। इसका पोलोनियम का 84। 84। अब लिवरमोरियम का 160। 116। मैजिक नंबर चल रहे हैं ना भैया? भाई ये 8 का डिफरेंस, ये 18 का डिफरेंस, ये 18, फिर 32, फिर उसके बाद 32। तो अब चलो ये बताइए कि लिवरमोरियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखी जाएगी? 116 एटॉमिक नंबर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लिखनी नहीं आती है? देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक सीधा डायरेक्ट फंडा बता देता हूं मैं। आप क्या लिखो पहले, एस एस पी एस पी, ये ऐसे एक पेयर बनाया हमने इस तरह से। फिर लिखिए एस डी पी, ये एक पेयर बना दो। फिर लिखो एस डी पी, ये एक पेयर बना दो ऐसे। उसके बाद एस एफ डी पी, एंड देन लास्ट में अगेन एस एफ डी पी। तो पहले आप सब लोग ये पैटर्न याद करो कि एस एस पी, देन एस डी पी, देन एस एफ डी पी। क्या ये पैटर्न सबको याद है? Yes, sir, हो गया। ठीक है, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी। अब भी ये बताइए कि जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। दो। तो आपने दो भर दिए। अब फिर सेकंड शेल आई ना, तो सेकंड शेल में s में दो आ गए, p में कितने आ सकते हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 6 आएंगे। फिर थर्ड शेल में जाएंगे तो 3s में कितने? 2। और 3p में 6। सही बात है भाई? अब नेक्स्ट आएगी फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में s में 2 आ गए और p में 6 आएंगे। तो यहाँ पे d का नंबर क्या आएगा आगे? 10। -1 आएगा ना? ये समझे? भाई अभी हमने कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, तो आप ऐसे समझे इसको कि जब आप डी में आएंगे तो आपको एक नंबर कम करके रखना है। क्लियर है? डी में आपको एक नंबर कम करके लिखना है। यहां पे क्या लिखोगे? 5s2, तो डी में कितना आएगा बोलो भाई? 4 4। 4d 10, और यहाँ पे 5p6। ठीक है, अब यहां तक काउंट करो, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5p6 तक? 56। 56 की 54? 54 54 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? Xenon। जेनॉन की। यानी यहां तक जेनॉन कवर हो गया। जीनॉन की।
यहां तक जीनोन कवर हो गया अपना भाई, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट आएगा 6s2, ये 6p6। डी में एक कम करना है ना भाई हमको, तो ये 5d10, और जब आप f भरेंगे तो f में 2 कम करके लिखना है, यानी f आएगा और f में कितना सकते हैं, 14 आ सकते हैं। तो यहां तक बताओ कितने एटॉमिक नंबर कवर हो गए यहां तक भाई? एटी सिक्स 86, यानी रेडोन कवर हो गया, रेडोन। सही बात है। भाई क्लियर है ये बात, 86 तक कवर हो गया हमारा। अब हमें जाना है 116 तक है। तो अब देखो, अब आपने भरा 7s2, 5f14, फिर इसके बाद 6d10, और ये आएगा 7p4। अब देखो चेक करो 116 हुआ के टोटल। 118। 118 कैसे हो गया भाई? 116 हुआ ना। भाई 86, 88, 88 और 14 कितना हो गया? 102, 102, 10, 112, और ये 11, 116 ही तो हुआ। लीवर मोरियम हो गया ये। 7 पे फिक्स पड़ा होगा। 7p4 लिखा ना मैंने, क्योंकि मुझे 116 करना था। मुझे 118 करना होता तब मैं 7p6 लिखता। बात समझेगी नहीं समझे भाई? यस सर, समझ। तो हमने यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 तक भर गया ना। देखो यहाँ पे 118 तक मैक्सिमम है ना हमारे पास एक तरह से। तो 118 करेंगे तो 7p6 हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब तो वही हुआ ना कि भाई पहली 7 वैल्यू जो है n की हमें वेल नोन है। तो हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे कि फर्स्ट 7 वैल्यूज ऑफ n आर वेल नोन एंड टेल्स अबाउट पीरियड नंबर इन पीरियोडिक टेबल। यहां तो अगर यहां तक कोई डाउट, सर फिर आप कुछ लिख रहे हो क्या? मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई? सर फिर स्क्रीन लैग हो रही है आपकी शायद से। अच्छा, ठीक है, आज तो मैनेज करो। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ फिर इस चीज का, स्क्रीन लैग का। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको एल से लिखेंगे। इसका एक दूसरा नाम भी होगा सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एल क्या बताता है आपको?
शेप शेप बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की? यस सर। तो लिखिए इट डील्स विद shape of electron cloud in 3D space। सर आई थिंक स्क्रीन दिख ही नहीं रही है वो, मतलब आप जो लिख रहे हो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, वो पुरानी स्क्रीन ही शो हो रही है जो पहले का लिखा हुआ है। स्क्रीन चेंज करी क्या आपने? हाँ चेंज करी यार मैंने। लेकिन सर वो पुराना, हाँ अब दिखा है सर। हाँ ठीक है सर। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ तो आप साथ साथ वो लिख लेंगे। इस प्रॉब्लम को आज देखते हैं कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, स्क्रीन वाली को हम लोग, ठीक है? हाँ बच्चों आज ही रिजॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी, पहला स्टार्टिंग का डे है इसलिए थोड़ा सा आप देखना, ठीक है? आज हम रिजॉल्व कर देंगे। सर बस पीडीएफ भेज दें। हाँ पीडीएफ भेज देंगे, तब तक आप ध्यान से सुनते भी जाओ, अच्छे से समझते जाओ, ठीक? तो इट डील्स विद शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस आउटसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि एल की जो हर एक, जैसे एल की जितनी वैल्यू होंगी वो एक सबशेल को बताएंगी। जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और शेल्स के हमने शेल्स का तो पढ़ लिया भाई, शेल बता दी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। अब बात आएगी सबशेल की, तो सबशेल कौन बताएगा? बेसिकली एल की वैल्यू। तो हम क्या नोट करेंगे, ईच वैल्यू ऑफ एल represents a particular subshell। अच्छा एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है भाई? 0 से 3। 0 से भाई ये होता है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है? 0 to n-1 ये टोटल पॉसिबल वैल्यू होंगी एल की। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि n की वैल्यू लेट से 2 है, तो बताओ एल की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 और 1। 0 और 1, ठीक है? मतलब इसमें जो होंगी टोटल, ये 2 वैल्यू होगी ना भाई, टोटल 2 वैल्यूज। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकंड शेल है ना उसमें 2 सब शेल है। ये बात समझे भाई कि जो सेकंड शेल है n=2, उसमें 2 सब शेल है, और उन सब शेल को डिनोट कैसे किया गया है, नंबर 0 से और 1 से। बात समझे? यस। यस सर। सो क्या लिखेंगे, इट मींस देयर आर 2 सब शेल्स सेकंड शेल। क्लियर है? अगर n की वैल्यू 3 हो तो बताइए l की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 2। 0 1 2 0 1 2। 0 1 2 टोटल कितनी वैल्यू हुई? 3 वैल्यू होंगे भाई। बात समझे? यस सर। अरे बात है ना भाई। जैसे मान लो अगर हम कहें कि n की वैल्यू 5 है, तो बताइए l की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 0 2 2 3 3 4। 4। यानी टोटल 5 सब शेल होंगे इसमें, है ना भाई? ये मतलब हो गया।
टोटल कितनी सब शेल है? टोटल 5 सब शेल है। अब एक बात मुझे ये बताइए कि मतलब ये तो वो है भाई जितने n की जो वैल्यू है उतना ही सब शेल होंगी। अरे हाँ कि ना भाई? यस सर। यस सर। भाई जितनी n की वैल्यू है, कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई n बराबर 4 में कितने सब शेल होंगे, तो आप क्या कहेंगे? 4 सब शेल होंगी। भाई सही बात है। भाई यस जैसे सर। मान लो, सपोज करो एक सोसाइटी है ये, इसमें भाई ऐसे घर बने हुए हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे भाई 4 घर है ये, ठीक है। तो जो नंबर एक जो हाउस है उसमें कितने रूम्स होंगे? एक रूम होगा। जो नंबर 2 का हाउस है उसमें कितने रूम्स होंगे? 2 रूम्स होंगे। सही बात है। नंबर 3 का जो हाउस है उसमें कितने रूम्स होंगे? उसमें 3 रूम्स होंगे। और जो नंबर 4 का है उसमें कितने होंगे? ऐसे 4 हो जाएंगे। चार। समझे नहीं समझे भाई? ये हो गया 1 BHK, ये 2 BHK हो गया मान लो ऐसे, ये 3 BHK, ये 4 BHK, ऐसे। ये समझ आई बात कि नहीं आई? भाई इस चीज में किसी को डाउट है तो बताइए। सही है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया कि भाई एल की वैल्यू के हिसाब से सब शेल को नाम दे दिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ सब शेल। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल का नाम क्या होगा बोलो? एस के। एस। बहुत बढ़िया। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल का नाम क्या होगा? पी। 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 अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी। डी। एल की वैल्यू 3 है तो यस। एस। एफ हो जाएगा, SP। और अगर एल की वैल्यू 4 है तो जी। जी। वेरी गुड। 5 पे H, 6 पे I। लेकिन ये जो GHI है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। लेकिन थ्योरेटिकली पेपर में पूछी जाती है। ओके। ठीक है भाई। अब देखो, तो जैसे मान लो अगर हम बात करें लेट से n बराबर 2 की, तो n बराबर 2 में एल की वैल्यू क्या क्या होंगी बोलो? 0 1। 0 और 1। 1। 0 मतलब क्या हुई? S सब शेल हुई। सही बात है। और 1 मतलब क्या हुआ? P सब शेल हुई। ठीक है भाई। तो मतलब ये क्या हो गया? देखो ये 2S और ये 2P, यही तो हम करते हैं। भाई हम लोग यही तो करते हैं ना कि भाई जब हम सेकंड में लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं 1S2, 2S2, 2P6, हम सेकंड शेल में सिर्फ 2 सब शेल बनाते हैं। फिर थर्ड में जाते हैं तो 2, 3P6 ऐसे ये बनाते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से। और एक 3D यहाँ पे जैसे ये। क्या ये बात क्लियर है सबको भाई? यस सर। अगर n बराबर 3 होता तो एल की वैल्यू बताओ क्या क्या होती भाई? 0 1 2। 0 1 2। तो 0 मतलब इसका इसका नाम क्या दोगे आप बताओ आप? एस। यस। एफ पी डी। SPD। ये 3S हो गई। तो ऐसे 3S, ये क्या हो गई? 3P। ये क्या हो गई? 3D। सही है भैया? यस सर। ऐसे अगर n बराबर 4 होता तो l की वैल्यू क्या क्या होती है भाई? 0 1 2 3।
तो ये क्या 4S ये 4T 4D 4D और ये क्या होगी 4F। 4F। ये बात समझे? हाँ सही बात है भाई, ठीक है। कोई डाउट किसी चीज में भाई? अगर किसी को कोई डाउट है भाई यहाँ तक तो बता दीजिए एक बार, फिर डिस्कस कर लेते हैं, फिर वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े भाई फिर। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो एक एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है भाई? एक मिनट। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। अब स्क्रीन सही चल रही है क्या, पहले बताओ? क्वेश्चन ये है कि विच फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीन लैग कर रही है। अच्छा क्वेश्चन में आप लिख लो, साथ साथ में बोल दे रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट पॉसिबल? 2D 3S 4P 3F 5G 4H 1D 3G 1S 4D 4F 4G। ये मैंने सबशेल बोले हैं, कुछ लिख भी दिए हैं वैसे तो। आपको बताना है इनमें से कौन से कितने सबशेल पॉसिबल नहीं है। सिक्स सर, 6 6। नहीं पॉसिबल। तो कौन कौन से 6 पॉसिबल नहीं है बताइए जरा एक बार। 2D पॉसिबल है क्या? नो सर, 2D 4H 1D 3G और 4G। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिए अपना कि आपने सही गेस किया है नहीं किया है, ठीक है? सबको दिख रहा है भाई जो मैंने नीचे मार्क लगा के दिया है यहाँ पे? टू डी 3F 4H 1D 3G और 4G ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्या सबने यही आंसर निकाला है या किसी ने कुछ और आंसर निकाला है? सर 5G नहीं हो गया? 5G तो क्या भाई 5G? हाँ सर 5G भाई ये भी 5G होगा। के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है ये बताओ पहले। 5 4 होती है भाई, 4। तो अगर एल है तो एल की वैल्यू 4 हो सकती है ना भाई। 0 1 2 3 4 हो सकती है ना, तो इसलिए 5G पॉसिबल है। भाई सुन, सर 5G तो एग्जिस्ट ठीक है? करेगा। हाँ करेगा ना, हम यही कह रहे हैं करेगा। 5G एग्जिस्ट करेगा भाई। 6 ये है ना, देखो 2D 3F 4H 1D 3G और 4G ये 6 एग्जिस्ट नहीं करेंगी।
ये क्लियर है? भाई अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए इसमें, वरना आगे बढ़ते हैं। 4G भी तो होना चाहिए सर। कैसे भाई? 4G अगर देखोगे भाई, G के लिए L की वैल्यू कितनी है बोलो? 3 होगी सर। 3। अरे 3 कैसे होगी भाई? S P D F G, तो S के लिए 0 1 2 3 4 ऐसे होगा ना? हाँ भाई, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अगर भाई G के लिए L की वैल्यू 4 है तो फिर N भी 4 है। अगर 4 है तो L 4 थोड़ी हो सकता है। L तो क्या हो सकता है? या तो 0 या 1 या 2 या 3। क्लियर हुई ये बात? यस सर। और किसी को डाउट है भाई इसमें? बता दीजिए एक बार। और कोई अगर किसी को इसमें डाउट है तो बोल दीजिए। No. L ऑलवेज n-1। n-1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है L की। क्लियर है? n-1 तक जाएगा। जैसे भाई हम कहते हैं n की वैल्यू अगर 3 है तो L क्या हो सकता है? 0 1 या 2, इससे आगे नहीं जाएगा बस। ठीक है? अगर हम कहते हैं कि n की वैल्यू 10 है मान लो, तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 9. 9। समझे? किसी को अब जिनको समझ में आ गया एक बार हैंड रेज कर दीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। बाकी मोस्टली लोगों ने कह दिया है कि आ गया समझ में। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अब चैट बॉक्स में लिख दे। तो अब आगे बढ़े फिर, है ना भाई? Yes, sir. देखो, एक चीज और लिखवाता हूँ मैं एल के बारे में। लिखो, एक पॉइंट लिखिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर is also known as orbital। ठीक है? और फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किस वजह से होता है भाई, बताइए? हाँ जी, कोई बताएगा एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम, ये तो कोई लिंक नहीं है ना भाई इनका। तो भाई आप सिंपल ये माने कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड किसी तरीके से रिवॉल्व करता है ना। Yes, sir. क्यों भाई?
हाँ रोटेशन, रोटेशन से, सही बोला आकाश ने, सही बोला भाई कि रोटेशन से, और रोटेट करेगा तो वो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आप फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताते हो भाई? MVR। फिजिक्स में mvr, लेकिन ये तो तब होता है ना जब वेलोसिटी और आर एकदम परपेंडिकुलर हो, हाँ सर। यस सर। है ना? अदरवाइज क्या कहोगे? आर क्रॉस वी, यस। है ना? हाँ तो थोड़ा ठीक है। या फिर क्या कहते हो, आई ओमेगा? यस सर। भाई आई ओमेगा कहते हो ना। जैसे भाई ये न्यूक्लियस मान लो, यस। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, मान लो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है, तो इस पूरे सिस्टम की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। चलो ये आप लोग फिजिक्स में कर लेना आराम से, ठीक है, हम अपना काम करते हैं। तो हमने क्या लिखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सही बात है। अब इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम केमिस्ट्री में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दोगे? h/2 पाई, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई बताओ 2p सब शेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या कहेंगे? p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। 1। तो एंगुलर मोमेंटम OAM लिखा मैंने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा भाई? h/2 पाई, L1 हो गया 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया, 2h/2 पाई। अगर ये पूछता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो क्या आंसर? NH/2 पाई। 1/2 हाँ NH/, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू देखते हैं, h/पाई, समझे? कोई डाउट किसी विषय में भाई? चलो एक सवाल बताओ, फाइंड सर स्क्रीन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन मैक्सिमम, find maximum number of electron in iron, find maximum number of electron in iron having L is equals to 1। अब इक्वेशन सबने लिख लिया? यस सर। 6। देखते हैं, पहले बताओ आयरन का भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है?
56 26 हो गया। 56 कौन बोल रहा है? 56 वेव का एटॉमिक मास होता है। तो देखिए अब, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखवाएगा वो भी बताओ जरा। हाँ भाई, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखवाएगा बोलो जरा। आर्गन अरे 3s2 आर्यन आर्यन 3d6। लिखवाएगा। हाँ, पूरा बोलो भाई, पूरा पूरा बोलो, ये शॉर्टकट मत लगाओ। 1s से स्टार्ट करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 3p6। ठीक बात है भाई, ये हमने वैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा था ना, एस पी एस डी पी ऐसे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो गए भाई? 18 हो गए यहाँ तक। यहाँ तक 18 हो गए ना। यस सर। फिर कौन आएगा? 4s2, 18 तो 20, और फिर 3 6 26 हो गए टोटल। यस सर। अब मुझे बताओ, एल एल की वैल्यू 1 जो है किसके लिए होती है? ठीक है। पी के लिए। तो यहाँ पे पी में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए भाई, यस सर। और यहाँ भी पी में 6 आ गए, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, जिनके लिए एल की वैल्यू 1 होगी। यस सर। क्यों भाई, ये बात समझे? यस सर। किसी को डाउट है इस चीज में तो बताइए। सर बोलिए। सर ऑर्बिटल में मतलब एंगुलर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल बताता है ना। हाँ तो फिर हमें क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने की क्या जरूरत है? वो तो रैंडमली कैसे भी मूव कर रहा होगा। बिल्कुल कर रहा होगा, सही बात है। तभी तो हमने फॉर्मूला NH/2 नहीं लगाया। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता तब तो ऑर्बिटल बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो डी ब्रोई कहता है, डी ब्रोगली पढ़ा आपने? हाँ सर। डी ब्रोगली डी वेव ब्रोगली क्या जी। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड वेव बनाते हुए चलता है। सही बात है ये। यस सर। तो अगर ये ऐसे वेव बना रहा है तो रेडियस भी डिफाइंड नहीं है, हाँ रेडियस में। समझे? लेकिन हम लोग सारी चीजें अब इसकी, इसके जो पाथ है उसकी ट्रेजेक्टरी निकालना वो हमारे लेवल नहीं है ना पॉसिबल। हाँ सर। ये 3D फंक्शन जाएगा एक्स वाई और जेड में। यस सर। तो हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करके करते हैं ना भाई, इसलिए ठीक है 3D लिख देते हैं यहाँ पे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आर कोस थीटा आर साइन थीटा ऐसे करके श्रोडिंगर में जैसे करते हैं। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, तो श्रोडिंगर तुम्हें समझ में आती है? नहीं सर, बस रटी हुई है। हाँ, तो बस इसलिए इसलिए तो नहीं बताते क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसमें 3D में पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम करना पड़ेगा, मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जैसे आप, रेडियल कोऑर्डिनेट्स, पोलर एंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ जैसे मैथ में करते हो ना तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाँ सर। मैथ में क्या करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में? आर साइन थीटा आर कोस थीटा, वो तो 2D में चल रहा होता है। ऐसे तुम ऐसे लिखते हो ना भाई, जेड बराबर ए प्लस आई बी। यस सर। इस आई का क्या मतलब होता है? आयोटा अंडर रूट -1। लेकिन इसका साइंटिफिक मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर है सर। नहीं, अरे वो सब तो मैथ की बात है। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? जैसे अगर ए इधर है, ये ए वेक्टर इधर है, तो जो बी वेक्टर होगा वो इससे 90 डिग्री पे रहेगा।
ये मतलब है इसका। समझे? यस सर। भाई आप इसका मोड क्या कहते हो बताओ, इस वेक्टर का मोड क्या कहते हो आप लोग, क्या क्या निकालते हो? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप कहते हो ना मोडलेस निकाल दो, मोडलेस। भाई मैग्नीट्यूड निकालते हो, क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर। यस यस तो अब मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात वही आ गई। हाँ सर। समझे? तो ये आई का मतलब क्या होता है कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के जा रहे हैं। हाँ सर। तो हम लोग 3D में एनालिसिस नहीं कर सकते इस लेवल में, क्योंकि आपको इतनी मैथ नहीं आती अभी भाई, ठीक है? तो आप ये मानिए कि हम कहीं ना कहीं चीजों को बोर मॉडल से रिलेट करते हुए ही आंसर करने वाले हैं चीजों को। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, एक मिनट। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही होल्ड करेंगे भाई, क्योंकि स्क्रीन भी परफेक्टली चल रही है। क्लियर है? और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए केमिस्ट्री से रिलेटेड, या अगर बाकी कोई और डाउट है तो वो हर्षित सर से बात करें आप। केमिस्ट्री से रिलेटेड सर अगर कोई डाउट है तो डीबीपी बोलिए। क्या कह रहे हो भाई? डीबीपी कितनी देर में मिल जाएगी? डीपीपी? हाँ सर। हाँ अभी मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा आपको, एक तो मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, बाकी डेली बेसिस पे भी सर आपको उस मॉड्यूल से ही होमवर्क दे देंगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन करना है। और इनकेस अगर कोई सर ये पूछ रहे कि हर क्लास के बाद जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे अगर आप दे सकें आगे, तो वो भी हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। वो सर मॉड्यूल जैसे रहेगा ना अपना। हाँ मॉड्यूल आई थिंक सफिशिएंट है मॉड्यूल ना से, सर मॉड्यूल। हाँ मॉड्यूल से होमवर्क दे देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ तो आप लोगों को बाकी कोई, मॉड्यूल और ऐसा कुछ अगर अलग से कुछ मटेरियल भी हुआ जो कोई टीचर देना चाहेगा तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, जैसे मान लो कोई अच्छे हाँ प्रैक्टिस वो, क्वेश्चन हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे आपको। हाँ वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएगा, जैसे हाँ बिल्कुल, रिक्वायरमेंट होगी, जो वेटेज होगी चैप्टर की वैसे। रिक्वायरमेंट मतलब जो भी चैप्टर होगा उसके हिसाब से। ठीक है। हाँ ठीक है। और और कोई कोई अगर किसी, हाँ। पूछ लो सर से, कुछ पूछना है सर से, कुछ बात करनी हो केमिस्ट्री के बारे में, आपको कुछ डाउट आ रहा है कैसे मतलब जो भी कुछ हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी पूछना है तो पूछ लो। और कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो। सर ने अपना इंट्रो नहीं दिया सर। अच्छा इंट्रो अरे इंट्रो क्या करोगे भाई, पढ़ लो यार, इंट्रो इंट्रो बाद में लेते रहना यार क्वालिफिकेशन तुम। तो पता होना चाहिए कि कौन टीचर कितना क्वालिफाइड पढ़ा रहा है हमें। अच्छा। क्वालिफाइड ये तभी पढ़ा रहे, डोंट वरी, ठीक है यार। नहीं यार ठीक है वो तुम पढ़ लो बस, बाद में क्वालिफाई चेक कर लेना, क्वालिफिकेशन है ना। तुम जब आईआईटी पहुंचोगे तब बात करेंगे। ठीक है भाई। ओके सर। हाँ तुम आईआईटी पहुंचो, फिर वहां मिलते हैं तुम्हें, फिर बताते तुम्हें। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर जो देखिए, आपने प्लानर, हाँ क्या हुआ बोलो। आपने जो प्लानर बनाया है अगर इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करो तो कितनी रैंक तक आ सकते हैं? देखो प्लानर से फॉलो, अल्टीमेटली आपको क्लासेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करोगे, क्लासेस के नोट्स क्लासेस के क्वेश्चन अच्छे से समझोगे, और क्लास के बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है वो टाइमली कर लोगे ना, तो आराम आपका स्कोर 90 95 अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। एक सिंगल सोर्स ऑफ मटेरियल को फॉलो करते हुए क्लास की एक एक बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट निकले हैं, आपके बच्चों में से ही निकले हैं, लेकिन बस यही है कि आपका कंसिस्टेंट होना रहेगा। ऐसा नहीं कि चलो शुरू के 10 दिन महीना भर पढ़ लिए फिर बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको जो क्लास है उसको टाइमली अटेंड करना है, क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करना है, और जो होमवर्क दिया जाए वो टाइमली अटेम्प्ट करना है, और एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद भी देखो जेई मेंस का जो पेपर आता है वो इतने ज्यादा लेवल का नहीं आता, अगर आप बेसिक आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है।
सर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? कुछ नहीं सर, पहले पढ़ाई तो करो, प्लानर तो हाँ। बाद की चीजें हैं। वही है। पहले आप पढ़ाई करें, उसके बाद प्लानर तो अपने आप फॉलो हो जाएगा, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, वो टीचर का हेडेक है, देखो वो सब हम हाँ। हमारे एंड पे करते जा रहे हैं। आपको बस ये नहीं सोचना है कि कौन सा चैप्टर कब होगा, मेरा प्लानर होगा पाएगा नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा, टेस्ट होंगे नहीं होंगे, वो सारा चीजें हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ टाइमली आना है, अटेंड करना है क्लास और अपने डाउट्स क्लियर करना है। क्लास में आपको इशू आता है तो आप बोलो कि हाँ सर हमें समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। प्लानर वैनर सब चलता रहेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, आप भी जानते हो कि अपन ने लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्रैश कोर्स चलाए, सब कुछ करा है। ठीक है, तो उन सब चीजों की आप चिंता मत करो, आप बस टाइमली अटेंड करो। अगर कुछ इशू आता तो ठीक है बताना, बाकी सब चीजें टाइमली कवर होगी, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ बोलना चाह रहा हो तो जल्दी पूछ लो। ठीक है, और थोड़ा ठीक सा है ये सर। वीक का देखो, थोड़ा सा ये वीक है ना, आप भी टाइम दो टीचर को, क्योंकि आपके लिए टीचर्स नए हैं, तो हो सकता है एक वीक में तो लगता ही है टीचर को, स्टूडेंट को वो होने के लिए। ठीक है, क्योंकि दो फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर जो एक और आपको अभी इवनिंग में पढ़ाएंगे वो भी नए होंगे। आप मुझसे तो पढ़ चुके, लेकिन अभी वो टीचर आपके लिए थोड़ा नए होंगे, तो स्टार्टिंग का एक वीक अच्छे से सुनो ध्यान से, फिर बताना अगर इनकेस आपको कुछ इश्यू आता है। लेकिन एक वीक एटलीस्ट अच्छे से अटेंड करो और समझने की कोशिश करो, एक वीक बाद अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपकी फीडबैक है, कोई भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यू, तो आप मुझे बता देना। हाँ, लैगिंग का आज पक्का रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा आपकी अगली क्लास 4 बजे होगी मैथमेटिक्स की, तो प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लेना। आपको ऑलरेडी पता है पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, वो बेसिक मैथ हम कवर करेंगे बहुत अच्छे डिटेल लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए टाइमली आज क्लास को अटेंड कर लेना 4 o'clock। ठीक है, और अभी आपके पास टाइम है, तो अभी मैं आपके साथ मॉड्यूल वगैरह शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप वहां से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।